नमस्कार दोस्तों। इतिहास लेखन एवं दर्शन की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे इतिहास लेखन की चीनी परंपरा की। चीन के इतिहास लेखन का विकास अगर देखते हैं तो इसमें बाहरी प्रभाव से ये मुक्त रहा है। और चीन के लोगों के लिए ज्ञान का अर्थ ही होता है कि अतीत की घटनाओं का ज्ञान। चीनी भाषा में इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है चीकू। चीकू का मतलब होता है मार्ग का अन्वेषण या मार्गदर्शन। चीकू। इसका मतलब होता है मार्गदर्शन या मार्गों का अन्वेषण। और चीन में जो चीनी चिंतन है इसमें मनुष्य की बजाय समाज को अधिक महत्व दिया गया है। समाज को महत्वपूर्ण माना गया है और समाज को ही केंद्र में रखा गया है। मनुष्य का ये कर्तव्य होता है कि वो समाज के नियमों का पालन करे और जो परंपराएं है समाज की उनका आदर करे। विल ड्यूरा ने अपनी पुस्तक में चीन को इतिहासकारों का स्वर्ग कहा है और इनकी पुस्तक का नाम है द स्टोरी सिविलाइजेशन। फर्स्ट है इसका जो फर्स्ट जिल्द है वो आवर ओरिएंटल हेरिटेज। ये इनकी पुस्तक है द स्टोरी सिविलाइजेशन। विल ड्यूरा की द स्टोरी सिविलाइजेशन आवर ओरिएंटल हेरिटेज, इसी का नाम है पूरा। ये पुस्तक है, किसने लिखी? विल ड्यूरा। इसमें इन्होंने चीन को इतिहासकारों का स्वर्ग कहा गया है। क्यों कहा गया है आगे हम देखेंगे। एक और पुस्तक है बटरफील्ड की। बटरफील्ड ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ में चीन की साहित्य और ऐतिहासिक परंपरा को बेजोड़ बताया है। तो इस पुस्तक का भी ध्यान रखना है। बटरफील्ड की पुस्तक है डिक्शनरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़। डिक्शनरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ ये बटरफील्ड की पुस्तक है। बटरफील्ड ने चीन की साहित्यिक और ऐतिहासिक परंपरा को बेजोड़ बताया है। इनकी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आइडिया। चीन में इतिहासकारों में अगर देखोगे आप तो पहला नाम आता है कन्फ्यूशियस का। कन्फ्यूशियस दार्शनिक टाइप के व्यक्ति थे। 551 से 478 ईसा पूर्व। ये इनका समय है। चीनी साहित्य रचना में 6 आर्ष ग्रंथ जिनको षडासु कहते हैं इनका महत्वपूर्ण स्थान है, या आप कह सकते हो कि प्रथम स्थान है। और इन 6 षडासु ग्रंथ या 6 आर्ष ग्रंथ है जिसमें 6 के नाम है, चाइनीज नाम है। शी जिसका मतलब होता है काव्य, चू जिसका मतलब होता है इतिहास, ली जिसका मतलब होता है संस्कार और शिष्टाचार, युच जिसका मतलब होता है गान,
ई जिसका मतलब होता है परिवर्तन, और एक और होता है चुअन ची अन जिसका मतलब होता है शरद और बसंत का वर्णन। ये षडाशु कहते हैं 6 आर्ष ग्रंथ। चीनी नाम है तो याद रखने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आपको इसका हिंदी पता होना चाहिए कि शी मतलब काव्य, इतिहास, संस्कार और शिष्टाचार, गान, परिवर्तन, बसंत, शरद का वर्णन। ये 6 प्रमुख ग्रंथ हैं। 6 आर्ष ग्रंथ इनको बोला जाता है। और इन्हीं को षडाडू भी कहा जाता है। इसमें पहला होता है शी। शी का मतलब होता है काव्य। और शु होता है दूसरा जिसका मतलब होता है इतिहास। शी, शु, ली। ली का मतलब होता है संस्कार और शिष्टाचार। युच होता है गान। गान। ई का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन। और चुअन ची अन। इसका मतलब होता है शरद और बसंत। शरद और बसंत का वर्णन। शरद ऋतु और बसंत ऋतु का वर्णन। ये 6 आर्ष ग्रंथ हैं। कन्फ्यूशियस इनमें इतिहास को अधिक महत्व देते थे, ताकि अतीत के लिए और जो अपने पूर्वज हैं उनके उनके कार्यों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा हो। इसलिए कन्फ्यूशियस इतिहास को ज़्यादा महत्व देते थे। और कन्फ्यूशियस अपने शिष्य को भी इतिहास, नैतिकता, शिष्टाचार, काव्य, इन विषयों को पढ़ाते थे। इन्होंने 5 चिंग, जिसको धर्म वैधानिक सिद्धांत कहते हैं, ये ग्रंथ लिखे हैं। इनको स्वर्ण युग का पाठ कहा जाता है। इन ग्रंथों को, ये जो 5 चिंग है, इनको चीन के स्वर्ण युग का पाठ कहा गया है, या स्वर्ण युग को प्रतिबिंबित करने वाले ग्रंथ कहा गया है। तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है 5 चिंग। कन्फ्यूशियस के जो विद्यालय था जहाँ पे इनके शिष्यों को पढ़ाया जाता था, वहाँ पर दर्शन के लिए जो पुस्तक पढ़ाई जाती थी उसका नाम था आई चिंग। तो जो कन्फ्यूशियस की पुस्तक है आई चिंग, वो दर्शन की पुस्तक थी और वो उनके विद्यालय में पढ़ाई जाती थी। जो शरद और बसंत का इतिहास है जो हमने देखा अभी, इसमें जो लू साम्राज्य था, लू राज्य का इतिहास है। लू राज्य के 12 ड्यूक के शासन का इसमें वर्णन किया गया है। एक और किताब है इनकी, बुक ऑफ हिस्ट्री, जिसको बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी कहा गया है। इस बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, जिसको शू चिंग कहा गया है, इसमें जो शासक थे, इनके राजकीय आदेश, पत्र, स्मृतियाँ, अभिलेख, भाषण, इनका संग्रह है ये, जिसको बुक ऑफ हिस्ट्री या बुक ऑफ डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इसको शू चिंग कहा जाता है चाइनीज में, शू चिंग। चीनी नाम है, याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है।
समझ होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है बस। कुछ ग्रंथ इनके शिष्यों ने भी लिखे हैं जो कन्फ्यूशियस की ही विचारधारा से प्रेरित थे, जिनमें सुक्ति संग्रह, मेंशियस के कथन, सर्वोच्च विद्या, मध्य मार्ग का सिद्धांत, पुत्रोचित शक्ति का शास्त्रीय ग्रंथ, ये इनके शिष्यों ने लिखे हैं और कन्फ्यूशियस की विचारधाराओं से ही प्रेरित होकर इन्होंने लिखा है, क्योंकि उन्हीं से ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। कन्फ्यूशियस के लेखन को देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने अपने लेखन में नैतिकता और बौद्धिकता को ज़्यादा महत्व दिया है, और इसके लिए इन्होंने काल्पनिक कहानियों का प्रयोग किया है। इसलिए इनके इतिहास को निष्पक्ष इतिहास नहीं कहा जा सकता है, या कन्फ्यूशियस को निष्पक्ष इतिहासकार नहीं माना जा सकता है, या इनका जो अतीत का वर्णन है उसे निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है। इतिहास पूर्ण रूप से उसे ऐतिहासिक पैमानों पर अगर देखोगे तो इसे निष्पक्ष इतिहास नहीं कहा जाता, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी काल्पनिक कहानियां भी लिखी है इसमें। चीन में और भी लेखक हुए, जैसे पन चियाओ और उनकी बेटी पन चाओ। पन चियाओ पिता है, और इनकी बेटी है पान चाओ या पन चाओ। पन चियाओ और उनकी बेटी पन चाओ, इन्होंने 100 भागों में चीन का इतिहास लिखा है। एक और व्यक्ति है ली पाइपो, इनकी भी एक कृति है जिसको इन्होंने 30 भागों में लिखा है। चाओ युग को प्राचीन चीनी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इस समय उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई। इस समय एक अधिकारी होता था जिसे प्रधान शी कहते थे। प्रधान शी, ग्रैंड शी जिसको कहते हैं, प्रधान श्री। प्रधान शी का कार्य होता है, कांस्य अभिलेख में इसे पुस्तकों का लेखक कहा गया है। इस समय प्रत्येक घटनाओं का ब्यौरा लिखने की प्रथा थी, और राजाओं के आदेश होते थे वो भी लिखित में लिखे जाते थे। फिर एक व्यक्ति आता है इज्जुमा चियन। इज्जुमा चियन ये 145 से 85 ईसा पूर्व का व्यक्ति है। बर्नेट ने ये जो इज्जुमा चियन है इसको अतीत के यथार्थ पर आधारित इतिहासिकी का जनक कहा है। इनकी पुस्तक है बर्नेट की चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी। चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी। चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी ये है बार्नेट की पुस्तक। चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी में बार्नेट ने कहा है कि जो इज्जुमा चियन है ये अतीत के यथार्थ पर आधारित ऐतिहासिकी का जनक है, और ये जो इज्जुमा चियन है इसके पिता इज्जुमा तान, ये हान सम्राट के दरबार में, जो हान सम्राट वू थे उनके दरबार में ज्योतिषी था। इसने बांस की तख्तियों पर, किसने? इज्जुम चियन ने। इज्जुमा पुराना चीनी नाम है, इज्जुमा चियन। इज्जुमा चियन ने बांस की तख्तियों पर लगभग 5,26,000 चीनी चित्रलिपियों को उकेरा है, जिसको शी ची कहा गया है। शी ची। इस शी ची का मतलब होता है ऐतिहासिक अभिलेख। ये इन्होंने बांस की तख्तियों पर इसको उकेरा है। लगभग 5,26,000 चीनी चित्रलिपियां थी। शी ची में येलो सम्राट, येलो सम्राट ये एक लोक कथाओं में वर्णित सम्राट है, चीनी लोक कथाओं में। इस येलो सम्राट से लेकर इज्जुमा चियन, इज्जुमा चियन जिसने लिखा है,
उसके समय तक लगभग 3000 साल का चीन का इतिहास लिखा हुआ है इसमें। इसके साथ ही जो आसपास के जो देश थे उनका भी विवरण इसमें मिलता है। ये जो पुस्तक है शी ची मतलब वो जो इस जुमा ने लिखा है, ये लगभग 130 अध्याय में संकलित किया गया है इसको। तो लगभग 3000 साल का चीन का और जो आसपास के जो देश थे, यानी आप कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय इतिहास लिखा है इन्होंने। इस चियन, इनका इतिहास लेखन अगर आप देखोगे तो ये कार्य कारण संबंध, व्याख्या, सामान्यकरण, इनको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। इसलिए इनके इतिहास में सजीवता की कमी लगती है, अभाव पैदा हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये अतीत की घटनाओं पर निर्णय देते हैं। इन सबके बावजूद अगर इस जुमा है, इसका इतिहास लेखन का प्रभाव चीनी इतिहास लेखन, जापानी इतिहास लेखन, वियतनामी इतिहास लेखन, कोरियाई इतिहास लेखन, इनके इतिहास लेखन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। इसका इस जुमा चियन का। एक व्यक्ति और आता है पान कू, ये 32 ईस्वी में आता है। पान कू 32 ईस्वी से 92 ईस्वी तक रहता है। इस पान कू ने हिस्ट्री ऑफ द फार्मर हान डायनेस्टी लिखी है। फार्मर हान डायनेस्टी मतलब पूर्व हान डायनेस्टी, हिस्ट्री ऑफ द फार्मर हान डायनेस्टी। ये पान कू की पुस्तक, ये हान वंश का इतिहास है। इस पुस्तक के बाद हर राजवंश ने अपनी धरोहर के रूप में ऐतिहासिक सामग्रियों के संकलन की परंपरा बना ली। एक और व्यक्ति है इस्जुमा कयांग, इसने चिहितुंग चियन, ये इसका अगर हिंदी नाम देखोगे तो चीन का सर्वव्यापी इतिहास, ये इसने लिखा है इस्जुमा कयांग ने। चीन का सर्वव्यापी इतिहास, चिहितुंग चियन। चिहितुंग चियन लिखा है इसने, जिसका मतलब होता है चीन का सर्वव्यापी इतिहास। इसने ये पुस्तक लिख करके पूरे चीन जो देश है, भौगोलिक चीन, उसकी एकता का प्रतिपादन किया। एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि पूरे समग्र चीन का इतिहास लिखा है, सर्वव्यापी चीन का इतिहास लिखा है और पूरे चीन को एक एकता प्रदान की। इसके बाद 17वीं 18वीं शताब्दी में अगर आप देखोगे तो ऐतिहासिक सामग्री पर शोध और अनुसंधान की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। हिगल ने अपनी पुस्तक फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री में, ये हिगल के बारे में और फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, हम इतिहास दर्शन के शुरू की क्लासों में हम पढ़ चुके हैं इन किताबों के बारे में। तो जो हिगल की पुस्तक है फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, इसमें चीनी सभ्यता को जड़ और अप्रगतिशील कहा है। हालांकि इसने पूर्व की सभ्यताओं को शाश्वत जड़ कहा था। इसका मानना था कि जो पश्चिमी सभ्यता है ये श्रेष्ठ है, क्लासिक है। रांके और मार्क्स जैसे अगर इतिहासकारों को देखोगे तो इन्होंने भी चीन के इतिहास को एक मिथक कहकर छोड़ दिया। हालांकि पश्चिमी इतिहासकारों को आप देखोगे तो भारतीय इतिहास को भी इन्होंने मिथक कहकर इसी तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है कि भारतीय इतिहास भी मिथक है यहाँ के जो ग्रंथ है, और हमने ये बात मान भी ली है। इसके बाद 20वीं सदी में जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने चीन के इतिहास को लेकर अपना नज़रिया बदला है, लेकिन भारत के साथ ये नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे इतिहासकार, हमारे जो शासक नेता हुए, ये सब बदमाश व्यक्ति निकले। तो इन्होंने अपने इतिहास को सुधारने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन चीन के इतिहास की अगर बात करें तो पश्चिमी इतिहासकारों ने चीन के इतिहास को लेकर अपना दृष्टिकोण बदला और उसको इतिहास के रूप में स्वीकार किया। बटरफील्ड ने डिक्शनरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आइडिया में लिखा है, ये अभी हमने देखा है इस पुस्तक का नाम डिक्शनरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, बटरफील्ड की ये पुस्तक है। इन्होंने लिखा है कि इस्जुमा ने उपदेश देने की भावना का
अनुकरण किया है, तब उसने वास्तविक साहित्यिक सुंदरता के नमूने भी लिखे हैं। लेकिन उपदेशात्मकता और जो ऐतिहासिकता होती है, इसमें तालमेल नहीं बैठता है। उपदेशात्मक और ऐतिहासिकता में ठीक से तालमेल नहीं बैठता है। और इस जुमा को अगर आप देखोगे तो इन्होंने ज़्यादातर ऐतिहासिक अतीत का जो वर्णन किया उसमें उपदेश दिया है। तो ये था चीन के ऐतिहासिक लेखन की परंपरा। चीन का इतिहास लेखन किस तरह से है, किस तरह से चीनी इतिहास लेखन की परंपरा रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास ठीक से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।